हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 16 जनवरी और 16 जनवरी को हम लोग मेन साम्फर राइटिंग के अंतर्गत क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो हमारी सीरीज चल रही है 2024 मेंस की सीरीज चल रही है, जो अभी आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है। इसमें हम लोग डेली 10 क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन डेली रहते हैं। आ गया ना समझ में। तो आज हम उनके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। देखिए जो इसकी पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सुबह मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा 8 या 10 क्वेश्चन की, उसको आप लोग सॉल्व करिए। शाम को हम क्या करेंगे, आपके पूरे विधिवत तरीके से कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, उनके बारे में आपको बता देंगे। ठीक है ना। हाँ। अगर हमें पूरा हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको हम पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं, 259 रुपये का वो बैच रहेगा आपका। क्लियर हो गया। उसमें डायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह ये सब अलग से हम मेंशन करेंगे। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। जीएस पेपर फर्स्ट का मरुस्थलीकरण के बारे में समझाते हुए जलवायु पर होने वाले प्रभावों की चर्चा करिए, जलवायु परिवर्तन पर। तो क्वेश्चन को समझना है और इसमें क्वेश्चन के की फैक्ट को पकड़ना है आपको। तो पहले आपको इंट्रो लिख देना है, फिर बॉडी में डायग्राम और फ्लो चार्ट बना देना, लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना है। तो यहाँ पर देखो मरुस्थलीकरण पहले थोड़ा सा बता देना है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, वह स्थान मरुस्थलीकरण होने लगता है। ठीक है ना। अब देखिए, चूँकि मरुस्थलीकरण के प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों कारण हो सकते हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें, प्राकृतिक कारण भी हो सकता है और उसके बाद आपने देखा होगा मानव निर्मित भी कारण हो सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे अन्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जलवायु परिवर्तन। अभी रिसेंटली में क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन के कारण जैसे तापमान, वर्षा, मौसमी घटनाएं के कारण परिवर्तन शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। फिर हम लोग लिख सकते हैं भूमि की उपयोग में परिवर्तन। जैसे आपने देखा होगा अत्यधिक चराई हो जाती है, वनोन्मूलन हो जाता है, झूमिंग कृषि हो गया, मृदा अपरदन हो जाता है आपका, आदि के द्वारा मरुस्थलीकरण क्या हो सकता है। जल प्रबंधन, जैसे भूजल का अत्यधिक दोहन कर दिया, खराब सिंचाई हो गई पद्धतियाँ आदि आपने देखा होगा जल संसाधन को क्या कर सकती, खत्म कर दी तथा जलवायु परिवर्तन में योगदान दे सकती है। तो ऐसे क्या होगा, मरुस्थलीकरण बढ़ सकता है। इसके अन्य कारण कौन कौन से होते हैं, जैसे जैसे आपने देखा होगा वनों का कटना हो गया, औद्योगिकरण से जल का, आपने देखा होगा जल जैसे औद्योगिकरण से निकला हुआ जल नहीं होता जो, वो किसी मिट्टी पर गए तो भूमि भूमि बंजर हो जाती है। शहरीकरण हो गया, रासायनिक पदार्थों का उपयोग हो गया, जैसे पंजाब हरियाणा है वहाँ पर आपने देखा होगा कि भूमि बंजर हो रही है, इसीलिए वहाँ पर जिप्सम का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि मरुस्थलीकरण में अनेक प्रकार की जलवायु घटनाएं होती रहती हैं। अतः सरकार को उचित योजनाएं बनाकर, जन जागरूक करके, व्यापक दृष्टिकोण अपना करके जलवायु पर प्रभावों को क्या किया कम किया जा सकता है। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जीएस पेपर फर्स्ट का है, जियोग्राफी का। देखिए क्वेश्चन की डिमांड और की फैक्ट को पकड़ के चलना है, क्वेश्चन रटना नहीं है। हमारे साथ जुड़िए, हम डेली आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे और 10 क्वेश्चन कराने में बहुत एक अच्छा आपको अनुभव प्राप्त होगा। प्रैक्टिस डेली आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आप ग्रो करेंगे। देखिए यहाँ पर देखना है भारत के बड़े शहरों जिनमें स्मार्ट सिटी भी शामिल हैं में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए तथा उपयुक्त उपाय भी क्या करना है, सुझाना है। तो यहाँ पर सीधा आपको थोड़ा सा आपको लिख देना है इंट्रो क्वेश्चन के, है ना, उसके बाद बॉडी और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है एक स्थान पर औसत जल ठहराव के से अधिक जल का रुकना क्या कहलाता है, बाढ़ कहलाता है। बाढ़ के दो कारण जिम्मेदार हैं। एक स्थान पर जैसे अब बाढ़ पानी रुका हुआ है, अब अचानक से क्या हो गया, फ्लो हो गया, तो बाढ़ कहलाता है। अब इसमें लिखना नहीं केवल की फैक्ट, अब मौसम संबंधी घटनाएं हो सकती हैं या मानव निर्मित कारण कौन से हो सकते हैं, जैसे बांध का अचानक टूटना, बाढ़ आ जाएगी, है कि नहीं। अन्य कई कारण हम नीचे बता दे रहे हैं, इसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे मौसम संबंधी कारण के कारण कौन सा होता है, जैसे जलीय यौगिक, भारी वर्षा, चक्रवात, वर्षा आदि, तूफान आदि अनेक कारण। इसके अलावा जैसे अतिक्रमण हो गया, है कि नहीं, उचित जल प्रबंधन का अभाव है, पानी बह ही नहीं रहा तो बाढ़ वक्त, अनियोजित शहरीकरण हो गया, पुरानी जल निकासी हो गया। ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये आपके इस क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करती हैं। यहाँ पर बाढ़ के कारण हो जाते हैं, है कि नहीं। उसके बाद आपने ध्यान दिया होगा
कि आदि के अलावा जलवायु परिवर्तन, अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा के कारण नाली जैसे जाम हो जाती, आदि समस्याएं होती हैं। अब इससे निपटने के क्या उपाय होते हैं? पहली बात तो निपटने के उपाय देख लेते हैं। जैसे शहरी जल निकास, आधारभूत संरचना में सुधार करके, ये ऐसे पॉइंट बना देना, ये आपके फ्लो चार्ट हो जाएगा। शहरों में मौजूदा जल नालियों की मरम्मत में सुधार करके, भारी वर्षा के दौरान अतिरिक्त जल एकत्र करने के लिए तालाबों जलाशयों का निर्माण हो गया, वर्षा जल को एकत्र करने के लिए सोख्ता हो गया, बाढ़ नियंत्रण के लिए आवश्यक गाइडलाइन हो गया, प्रारंभिक चेतावनी सूचना जारी करना। इस प्रकार कह सकते हैं कि बुनियादी ढांचों में सुधार करके जनता को जागरूक करके बाढ़ नियंत्रण के प्रभावों को कम किया जा सकता है। ठीक है ना। जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है, गवर्नेंस का क्वेश्चन, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, प्रारंभिक तौर में भारत में लोक सेवाएं तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है ना, ऐसे हमने इसको पढ़ लिया। जिनका वर्तमान में अभाव दिखाई पड़ता है, क्या है? जिनका वर्तमान में क्या दिखाई पड़ता है? अभाव दिखाई पड़ता है, चर्चा करें तथा उपयुक्त उपाय भी क्या करना है? आपको सुझाना है। क्लियर हो गया? ठीक। अब एक क्वेश्चन आप समझिए। क्वेश्चन के अनुसार ही आपको क्या करना है? आंसर लिखना है। तो यहाँ पर जो लोक सेवा या सिविल सेवा के बारे में पूछा जाता है कि यहाँ पर जो तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी, जिनका वर्तमान में अभाव दिखा। अभी आपने देखा बिहार में रिसेंटली हुआ क्या था कि एक व्यक्ति को, एक जो डीएम थे वहाँ के, झापड़ी मार दिया था। तो ये तटस्थता बनाने के लिए नहीं था, है कि नहीं? आपने ध्यान दिया होगा इस चीज़ को। तो ये चीज़ जो गलत है वो चीज़ गलत है। तो इसी के बारे में है क्वेश्चन, और हम लोग इसमें देख लेंगे। जैसे भारत में जो सिविल सेवा की स्थापना शासन में तटस्थता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए की गई थी। हालांकि कुछ दिनों में सिविल सेवकों में भ्रष्टाचार तथा दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं। ये थोड़ा सा हमने ऐसे लिख दिया। अब इसके कारण कैसे हैं? जैसे हमने कौन कौन से कहा? जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप आ गया। सिविल सेवकों को अक्सर राजनेताओं द्वारा स्थानांतरण की बात कही जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ काम कराना है भ्रष्टाचार के उसमें, तो कह देते हम तुम्हें ट्रांसफ़र करवा देंगे। तो राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया। लाल फीताशाही हो गया। कई बार सिविल सेवक खुद क्या हो जाता है? तानाशाह हो जाता है, खुद बड़े बड़े डिसीजन लेने लगता है। जैसे बिहार में आपने देखा, एक डीएम द्वारा छात्र को मारना, है कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं। पूरा नाम नहीं लिखा जाता है बिहार में, ऐसे राज्य भर में मंथन किया जाता है। भ्रष्टाचार हो गया। सिविल सेवकों को आपने देखा होगा भ्रष्टाचार हो जाता है, भ्रष्टाचार होते हैं। अनुभव की कमी होती है, छोटे छोटे मुद्दों को भी निपटा नहीं सकते हैं। बताओ, अनुभव कमी रहती है कि नहीं? तो ये कुछ सिविल सेवकों में कमी है। मानसिक तनाव हो गया, घर की परेशानी से, जैसे चिड़चिड़ापन, सही से बात ना करना, सुनना ही ना, बात को समझना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आदि क्या है? कमियाँ। जिनका वर्तमान में क्या दिखाई पड़ता है? प्रभाव दिखाई पड़ता है। हालांकि कुछ उपाय भी हैं। जैसे आपने देखा होगा पारदर्शिता, जैसे इनका उपाय क्या है? पारदर्शिता के माध्यम से हो जाए। राजनीति से दूर रहना, उसके बाद जवाबदेहिता सुनिश्चित करना हो सकता है। कुशल प्रशिक्षण हो गया, कौशल विकास को बढ़ावा दे करके, ऐसे कुछ उपाय लिख सकते हैं हम लोग। इसके अलावा जैसे उचित कैडर सेवा दी जाए, नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाए, आदि के द्वारा सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, थोड़ा सा आपका वे फॉरवर्ड लिख दिया कि सिविल सेवकों की मनोवृत्ति में सुधार कर एक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेही सिविल सेवक का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा होगा जीएस पेपर आपका ये सेकंड का है, गवर्नेंस का ही क्वेश्चन है। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 259 रुपये में। आपको डेली 8 से 10 क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। ठीक है ना। अभी जैसे एग्ज़ाम आ जाता है तो फिर हम क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ाएंगे, बढ़िया से उसमें विधिवत तरीके से कराएंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आता है ये वाला, इसमें जीएस पेपर गवर्नमेंट, भारतीय शासकीय तंत्र में गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका सीमित रही है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये जीएस पेपर 3 का है। तो पहले तो ये समझिए, भारतीय शासकीय तंत्र में है क्वेश्चन, ये गैर राज्य अभिकर्ताओं के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझो आप लोग, गैर राज्य अभिकर्ता वे संस्थाएं या संगठन होते हैं जो सरकारी तंत्र का हिस्सा नहीं होते, लेकिन शासन और समाज में क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। आ गया ना समझ में? यानी गैर राज्य अभिकर्ता वे संस्थाएं व संगठन होते हैं जो सरकारी तंत्र का हिस्सा नहीं होते, लेकिन शासन और प्रभाव डालते हैं। जैसे आपने देखा एनजीओ, उसका सिविल सोसाइटी या कंपनी आदि। अब इसमें कौन कौन से प्रभाव डालते हैं? जैसे गैर राज्य अभिकर्ता द्वारा कई सारे कार्यों किया जाता है। जैसे
पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, सार्वजनिक संस्थाओं और नीतियों की निगरानी करना, पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, रोजगार सृजन हो गया, सार्वजनिक निजी भागीदारी हो गया आदि के अलावा आपने देखा होगा जो आपके गैर शासकीय तंत्र में और क्या क्या काम हो सकते हैं। देखो ऐसे आपको लिखना है, बहुत अच्छे से लिखते चलिए और धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छा आंसर लिखने लगेंगे, ठीक है ना। लैंगिक समानता हो गई, सरकार को जवाबदेही बनाना हो गया, शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना हो गया, सामाजिक मुद्दों पर ध्यान हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, इन सब पे क्या करती है, कार्य करती है। परंतु देखिए इनमें हमने पूछा ना, इसमें जो क्वेश्चन की सेकेंड जो आपका इस कथन का समालोचना इसकी भूमिका क्या रही है, सीमित रही है, समालोचनात्मक परीक्षण करना है। तो जब भूमिका सीमित क्यों रही है, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं ये लोग, तो देखो क्या कारण होता है, जैसे वित्तीय समस्या आ जाती है, भाई इनके पास रुपए ही नहीं है तो क्या करेंगे, वित्तीय समस्या आ गई। दूसरा नंबर भ्रष्टाचार, बहुत ज़्यादा इनमें भ्रष्टाचार होता है, क्रियान्वयन का अभाव रहता है, कोई सही से मैनेजमेंट का कभी कभी हमें अभाव देखने को मिलता है, राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है कि नहीं। उसके बाद आपने देखा होगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय शासकीय तंत्र में गैर राज अभिकर्ताओं की भूमिका क्या रही है, सीमित रही है। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं, बस क्वेश्चन की डिमांड को पकड़ना है, क्वेश्चन के अनुसार ही आपको क्या करना है, काम करना है। उसके बाद जीएस पेपर थर्ड का ही एक क्वेश्चन है, इकोनॉमी का है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए भारत में फसल पैटर्न की दशाओं और परिवर्तन के संदर्भ में परिवर्तनों और संभावित लाभों पर क्या करिए, चर्चा करिए। तो फसल पैटर्न है क्वेश्चन में, वही आपका इंट्रो लिखना है, थोड़ा सा इंट्रो के बाद बॉडी और बॉडी के बाद में वे फॉरवर्ड लिख करके आपको क्वेश्चन को देखना है। तो यहाँ पर जो फसल पैटर्न से आशय फसलों को अंतराल के बाद उगाना, परंतु भारत में क्या होता है उगाना, ये क्या कहलाता है, फसल पैटर्न हो गया। परंतु भारत में जब हमने देखा होगा जलवायु परिवर्तन, मृदा की गुणवत्ता, वर्षा आदि के कारण जो आपके कृषि पैटर्न पर क्या आया है, बदलाव आया है। जैसे पहले नंबर में जैसे इसमें देख लेते हैं, जैसे नकदी फसलों को अधिक उगाया जाता है। पहले देखो क्या था, खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता था, अब क्या है, नकदी फसलों को उगाया जाता है। आनुवांशिक खेती आपने देखा होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल क्रॉप्स होते हैं उनको उगाया जाता है। जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाता है, फसल चक्र का उपयोग किया जाता है, बागवानी फसलों को प्राथमिकता दी जाती है कि नहीं। आदि हैं जो फसल पैटर्न की स्थिति को दर्शाते हैं। पहले क्या था, केवल व्यक्ति अपनी आजीविका न निर्धारित करके क्या रहता था, खाद्यान्न पर निर्भर रहता था। पहले आजीविका पर नहीं ज़्यादा निर्भर था, अब क्या है, कृषि आजीविका का, रोजगार का ये सब साधन बन चुका है। अब देखिए इसमें हमने देख लिया ना परिवर्तन तथा संभावित लाभ, तो अब उसके बाद देखिए स्थिति को दर्शाते हैं, अब संभावित लाभ क्या है जब ये सब करेंगे। तो पहले नंबर पर किसानों की आजीविका में वृद्धि होगी, स्वरोजगार अपना सकते हैं, उच्च गुणवत्तापूर्ण खाना मिलेगा, मतलब अच्छा अगर खाएंगे, आपने देखा बीमारियां कम आएंगी तो क्या होगा, इनका आजीविका बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, ये कई कारण लिख सकते हैं। हालांकि सरकार ने भी निम्न उपाय किए हैं, सरकार के थोड़ा से काम देख ले, जैसे ई कॉमर्स, वैश्वीकरण, लॉजिस्टिक सिस्टम अच्छा होना, बाजार की जानकारी, ई नाम आदि आपने देखा तो सरकार ने उपाय किए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में बदलते जलवायु परिवर्तन के कारण फसल चक्र किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। उसके बाद जीएस पेपर थर्ड का है क्वेश्चन, इकोनॉमी का है ये। भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या हैं। विश्व व्यापार संगठन द्वारा उठाए जाने वाले या उठाए कृषि संबंधित मुद्दों की क्या करना है, विवेचना करना है। बहुत अच्छे समझिए भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है ना। तो पहले तो एक स्टेप पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, दूसरे स्टेप में विश्व व्यापार संगठन वाला का सॉल्व करना है। क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार ही हमें आंसर को लिखना होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सरकार द्वारा किसानों को आय के सुधार का खेती में लागत को कम करने में सहायता करने में प्रदान की जाने वाली क्या है, एक वित्तीय क्या है, एक सहायता है। इतना हम लोगों ने उसमें लिख लिया। अब सब्सिडी के प्रकार क्या है, जैसे प्रत्यक्ष सब्सिडी और
अप्रत्यक्ष सब्सिडी, ऐसे हम लोगों ने इसको देख लिया। अब इसमें हम अगर जैसे अलग अलग चाहते तो ऐसे भी ऐसे लिख देते प्रत्यक्ष वाला इधर, और आपका यहाँ पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी लिख सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसे डायग्राम बना दिया और दिखा दिया प्रत्यक्ष सब्सिडी, मतलब आपने देखा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना वाला सीधा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आपने है कि नहीं, सीधा बैंक में खाते में इनका रुपया चला जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो गया। बीमा योजना जैसे प्रधानमंत्री फसल, इनका सबका जो खाता होता है सीधा बैंक अकाउंट में मिलता है कि नहीं, आपका जो रुपया आएगा वो सीधा कहाँ जाएगा, बैंक में। तो ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हो गया कि नहीं हो गया। अब अप्रत्यक्ष सब्सिडी कैसे होती है, जैसे राज्य सरकार द्वारा मुफ्त बिजली कर दिया गया है कि नहीं, टैक्स तो ले रहे लेकिन आपको डायरेक्ट खाते में नहीं है, बिजली दी जा रही है। सिंचाई में सब्सिडी हो गया। कृषि पदार्थों को ले जाने में सब्सिडी हो गया, जैसे ट्रेन वगैरह में, बस वगैरह में जैसे कृषि प्रोडक्ट ले जा रहे हैं तो आपको सब्सिडी फ्री रहता है। बीज सब्सिडी हो गया। और उर्वरक सब्सिडी, आपने देखा यूरिया वगैरह है कि नहीं, किसान सब्सिडी करती है कि नहीं, नहीं तो बहुत महंगी आती है कि नहीं। अब इसमें देखिए आप लोग, विश्व व्यापार संगठन द्वारा कृषि उत्पादों के लिए निम्न मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे निर्यात सब्सिडी हो गया। घरेलू समर्थन मूल्य को विरोध, आपने देखा होगा ये विश्व व्यापार संगठन विरोध करता है क्योंकि इससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। सार्वजनिक भंडारण भी WTO के क्या करता है, मानकों का उल्लंघन रहता है कि भाई सार्वजनिक भंडारण न करिए एक निश्चित सीमा से अधिक। कृषि अनुसंधान पर निवेश करने की बात कहता है, आदि कह सकते हैं। तो हम लोग ये फ्रीज चालू कर रहे हैं, बहुत दिनों से हमारी फ्रीज चल रही है ये, और इसमें हम लोग आपको डेली 10 क्वेश्चन, 8, अब तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं। तो आप लोग इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 259 रुपये में। डेली आपको कैसे आंसर लिखना है पूरा हमारे साथ लगिए, तब आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। 2025 की सीरीज़ हमारी चल रही है, उसमें भी आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है। RO की सीरीज़ चल रही है, वो भी हमारी फ्री में है। तो कंटिन्यू हमारे, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।